नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जोगटा एकेडमी। काफ़ी समय बाद ड्यू टू वेरियस रीजंस ये आपकी जो क्लासेस हैं ये बीच में आपकी बंद हो गई थी करंट अफेयर्स की। तो अब हम इसको फिर से कंटिन्यू करने वाले इस सीरीज़ को। तो उस सीरीज़ में जो हमने देखा था कि भाई वीकली करंट अफेयर्स हम कवर करते थे ना, और टॉप 10 to 15 क्वेश्चंस आपके रहते थे एक हफ्ते के। तो आज हम जो बचा हुआ पोर्शन है दिसंबर का 3rd and 4th वीक ऑफ 2024 उसके कुछ MCQ डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ दैट 2 वीक्स। अब इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, एक नई सीरीज हम लेके आएंगे आपको। उसमें आपके क्या होंगे, मंथ वाइज जो करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, नॉट इन द MCQ फॉर्मेट बट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं उनको आपका एज अ होल डिस्कस किया जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह वगैरह के लिए। ठीक है, तो अभी भी आपके पास समय काफ़ी है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं तो हमारे साथ बने रहिए, और जो नए देख रहे हैं वो इस सीरीज़ को शुरुआत से देखिए। मतलब ये समझ लीजिए आप सितंबर अक्टूबर के बाद के जो करंट अफेयर्स बनाए हुए हैं वीकली वो आप देख सकते हैं, और इसके बाद आपके जो करंट अफेयर्स आएंगे दैट विल बी कवरिंग योर व्हाट मंथली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज हम 3rd and 4th वीक ऑफ दिसंबर 2024 के MCQ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए अनाउंसमेंट है कि जोगटा एकेडमी शिमला जो है उसने एक लॉन्च किया है बैच जो आपका HS 2026 के लिए टारगेट कर रहा है। तो फाउंडेशनल बैच लॉन्च हो चुका है, एडमिशन्स ओपन है। आप लोग अगर डेमो क्लासेस अवेल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर 8628864475 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लासेस बुक कर दीजिए। डेमो क्लासेस चल रही हैं और अभी कुछ ही दिन हुए हैं आपके बैच को शुरू हुए। ठीक है, चलिए तो इस लीड सीरीज को आज हम इसका लास्ट जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, फिर आपके मंथली वाली चीज़ें कवर होंगी। तो 3rd and 4th वीक ऑफ दिसंबर 2024 के ये करंट अफेयर्स हैं। चलिए तो मूविंग ऑन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम 121st मेंबर ऑफ ISA। तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अगर आपने सुना होगा इसके बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका 121वां मेंबर जो है वो कौन बना है। तो देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये 2015 में इंडिया और जो फ्रांस है इन दोनों की बदौलत इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। और इसमें था क्या, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न होता ना, कर्क रेखा मकर रेखा, उन दोनों के बीच में जितने भी देश हैं वो सब एक साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ेंगे और क्या करेंगे, सौर ऊर्जा की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, और जितने भी आपके नेशंस हैं उन सब में एनर्जी एक्सेस थ्रू सोलर एनर्जी पहुंचाया जाएगा, ये इसका मेन मोटिव था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो गवाल पहाड़ी पर है। इट इज लोकेटेड इन योर गुड़गांव या गुरुग्राम। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका है, ये ध्यान रखना। अभी के लिए इसके 104 मेंबर्स हैं। हाल ही में अर्मेनिया जो है इसका 104th मेंबर बना था, लेकिन मैं यहां कह रहा हूं 104 और इधर 121। तो 104 जो इसके हैं वो फुल टाइम मेंबर्स हैं। ठीक है, फुल टाइम मेंबर्स जिसने सिर्फ साइन किए हुए हैं वो आपका 121 है, फुल टाइम मेंबर्स 104 है। तो 121वां मेंबर कौन बना है अभी, मोल्डोवा। तो मोल्डोवा की आप ज्योग्राफी यहां देख सकते हैं कि मोल्डोवा जो है जिसकी कैपिटल आपकी क्या है, चिसिनाउ है, ध्यान रखना। और इट इज सराउंडेड बाय योर व्हाट, यूक्रेन। ये देखो यूक्रेन 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 एंड रोमानिया, और इधर क्या है, ब्लैक सी। तो एक साइड यूक्रेन है, एक साइड रोमानिया है और एक साइड ब्लैक सी है। यहां नोट करने वाली बात क्या है कि यहां पर आपकी रिवर कुछ बह रही है, वो देख लीजिए। यहां पर देखो ये रिवर जो है, दिस रिवर इज कॉल्ड व्हाट, योर नाइस्टर रिवर। तो नाइस्टर रिवर जो है ये यूक्रेन से निकलती है और मोल्डोवा में आती है, और अल्टीमेटली ये मोल्डोवा यूक्रेन के बीच में बाउंड्री बनाएगी और ब्लैक सी में एंटर कर जाती है। साथ ही में इधर आपको यहां पर दिखेगी नहीं, आप अपने नेट पर चेक कर सकते हैं, यहां से साइड से आती है दान्यूब। दान्यूब रिवर जो है ये जर्मनी से आती है एंड इट आल्सो एंटर्स इन योर ब्लैक सी। और इधर साइड में यहां पर आपको दिखेगी नहीं, इधर और एक और रिवर है, उसका नाम है आपका क्या नाम है, नाइपर। तो नाइपर रिवर जो है ये रशिया से आती है और ये यूक्रेन होके कहां जाती है, ब्लैक सी में। तो मेरा कहने का मतलब है नाइपर, नाइस्टर एंड दान्यूब रिवर ये अलग अलग यूरोप की कंट्रीज से आती हैं और ब्लैक सी में ड्रेन कर जाती हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पेपर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट नाइट मिलिट्री एक्सरसाइज हाल ही में जो हुई है वो किन देशों के बीच में हुई है। डेजर्ट नाइट जो है ये एक एयरफोर्स
ठीक है, एयरफोर्स जो है विभिन्न देशों की, वो साथ में आके उन्होंने युद्ध अभ्यास किया। किन देशों की? इंडिया, यूएई एंड फ्रांस। तो हाल ही में अरेबियन सी में इन्होंने युद्ध अभ्यास किया, यूएई, इंडिया और फ्रांस। तो आपको अगर पूछेंगे क्वेश्चन पेपर में तो ये आंसर इसका है, ठीक है, इंडिया, यूएई, फ्रांस। और आपका आता है मैच द फॉलोइंग में, एचएस में कई बार देखा गया है मिलिट्री एक्सरसाइज पर क्वेश्चन। राधा कृष्णन पैनल इज एसोसिएटेड विद और रिलेटेड विद। तो ध्यान रखना ये राधा कृष्णन पैनल जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो आपको अगर पता होगा, आपने अगर सुना होगा 2024 में जो नीट का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम था, सॉरी जो पेपर था, यूजी का प्रोग्राम पेपर था, वो लीक हो गया था। तो है क्या है, देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक है जो 2017 में गठित की गई थी। इसका काम है कि भाई यूजीसी नेट के पेपर कराओ आप, CUET के पेपर कराओ आप, और नीट के जो प्रोग्राम पेपर है, अगेन सॉरी, नीट के पेपर हैं वो आप करवाइए। तो उसमें काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं हाल ही में। आपने नीट का पेपर देखा होगा, आपने यूजीसी नेट का पेपर सुना होगा, पीछे वो भी पोस्टपोन हो गया था, है ना, हुआ था, फिर आपका रद्द करके फिर से हुआ है ना। तो ऐसे इस पर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे थे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर। तो राधाकृष्णन पैनल, राधाकृष्णन हमारे इसरो के फॉर्मर चेयरमैन हैं। इनकी अध्यक्षता में 7 मेंबर की कमेटी बनी और बोला कि क्या किया जाए, कि कैसे सुधार किया जाए अब इन सब चीज़ों में। तो इशू ऑफ एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई है, ध्यान रखना। तो इन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं, कैसे कि भाई कैंडिडेट जो है वो जिस जिले का है वहीं पर उसको आपका एग्जाम सेंटर दिलवाया जाए। दूसरा, आधार वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं फॉर कंडक्टिंग प्रॉपर एग्जाम। तीसरा, कि गांव-गांव में अगर बहुत रिमोट एरिया में पेपर करवाना है तो मोबाइल टेस्टिंग वैन्स आप लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी रिकमेंडेशन इन्होंने दी है। अब सरकार के ऊपर है कि भाई रिकमेंडेशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाल ही में हाइड्रोथर्मल वेंट्स की जो पिक्चर है वो आपकी क्लिक की गई थी। तो हाइड्रोथर्मल वेंट न्यूज़ में थे। वेंट क्या होता है? आपका एक स्पेस, वो आपका जो ओपन, आपका ओपनिंग टाइप ऑफ है, ये वेंट होता है। जैसे आपके वॉल्केनो होते हैं ना, तो वॉल्केनो जैसे निकलते, दिस पोर्शन इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड वेंट। तो कोन जैसा शेप का ये होता क्या है कि ये पानी में होता है, पहली बात तो हाइड्रोथर्मल लिखा है ना, और मतलब टेम्परेचर, थर्मल मतलब टेम्परेचर होगा कुछ, वेंट मतलब आपका कोन जैसा। होता क्या है कि भाई जब सी वाटर जो है ना, सी वाटर जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, ये ओशियन है और ये क्या है, ओशियनिक क्रस्ट है। इस क्रस्ट में क्रैक पड़ गया, क्रैक पड़ा तो नीचे क्या है, इधर हॉट मोल्टन मैग्मा है ना। तो जब क्रैक पड़ेगा तो सी वाटर एंटर करेगा, सी वाटर एंटर करेगा क्रैक में, फिजर्स में। जब एंटर करेगा तो इट विल गेट व्हाट, वार्म, गर्म हो जाएगा। फिर ये यही सी वाटर जो है गर्म होके बाहर आएगा यहां से, और जिस रास्ते से बाहर आएगा वो वापस, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट। सी वाटर अंदर गया, गर्म होके वापस रीएमर्ज हुआ उसी रास्ते से, जिस रास्ते से हुआ उसको कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट। तो ये अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग्स हैं जो आपके कहां पाए जाते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। और टेक्टोनिक प्लेट्स में ध्यान रखना, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्री जहां होती है वहीं पर ये देखे जाते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट। इनको अंडरग्राउंड वॉल्केनोज भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, एस्ट्रीन कीर वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हर नोवेल। तो हाल ही में नागालैंड की जो है एस्ट्रीन कीर, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश कैटेगरी में दिया गया फॉर हर नोवेल स्पिरिट नाइट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हुआ क्या है कि भाई मतलब साहित्य अकेडमी अवार्ड्स होते क्या है, 24 लैंग्वेजेस में ये भारत में दिए जाते हैं। 22 तो आपकी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है उसमें जो आपका शेड्यूल है उसके अंतर्गत है। 2 जो है राजस्थानी और दूसरी कौन सी है आपकी, इंग्लिश। ये हमारे शेड्यूल में मेंशन नहीं है तो इनमें भी दिया जाता है। तो टोटल 24 है। तो ध्यान रखना, इंग्लिश कैटेगरी में किसको दिया गया, एस्ट्रीन कीर फ्रॉम नागालैंड फॉर द नॉवल स्पिरिट नाइट्स। जलवाहक स्कीम इज टू प्रमोट कार्गो मूवमेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवे। तो देखो, नेशनल वाटरवेज जो है ये क्या है, आपको अगर पता होगा कि 2016 में एक एक्ट आया था, नेशनल वाटरवेज एक्ट। उसके तहत क्या हुआ था कि 106 नेशनल वाटरवेज जो हैं वो आपके चिन्हित किए गए थे। तो आज की डेट में 111 हैं, 5 पहले से थे, ठीक है। तो जस्ट लाइक योर नेशनल जो आपके हाईवेज होते हैं वैसे वाटरवेज भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वाटरवे जो है वो आपका क्या है, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, इनलैंड वाटरवेज को हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपका क्या हो, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, है ना। काफ़ी चीज़ें इसमें है नेशनल वाटरवेज के लिए
चाहिए ताकि वो प्रमोट किया जा सके। तो अभी क्या है, जलवाहक स्कीम जो है ये निकाली गई है 1, 2 एंड 16। नेशनल वाटरवे 1 जो है ये गंगा पर है, वाटरवे 2 जो है ये ब्रह्मपुत्रा पर है, और 16 जो है ये बैराक नदी पर है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो ये तीनों नदियों पर आपका जलवाहक स्कीम लॉन्च की गई है कि जो भी आदमी इस पर क्या करेगा, अपनी शिप या कार्गो या फिर लॉजिस्टिक की मूवमेंट करेगा, उसको वेरियस इंसेंटिव्स दिए जाएंगे अगर वो इसको यूज कर रहा है थ्रू योर इंडिया बांग्लादेश रूट। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना कि कार्गो मूवमेंट, सामान की ढुलाई में जब भी आप कोई चीज यूज कर रहे हो, वाटरवे को यूज कर रहे हो, तो आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो 1, 2 एंड 16 इसका आंसर है। नेक्स्ट, गढ़ीमाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। तो देखो क्या है कि नेपाल में क्या होता है, हर 5 साल में जो गढ़ीमाई महोत्सव है ये मनाया जाता है हर 5 साल में। वहां पर जो गढ़ीमाई है उनको माना जाता है गॉडेस ऑफ पावर, शक्ति की देवी जो है उनको माना जाता है, शक्ति का प्रतीक माना जाता है। और ये बड़ा चर्चा में रहता है, क्यों? क्योंकि दुनिया का ये एक ऐसा महोत्सव है जहां पर बलि जो है वो आपकी बहुत ज्यादा, मास किलिंग ऑफ एनिमल्स यू कैन से इज परफॉर्म्ड हियर, है ना। बहुत ज्यादा तादाद में जो है आपकी बलि जानवरों की जो है वो दी जाती है, इसीलिए न्यूज में रहता है, क्योंकि एक्टिविस्ट आर सेइंग कि प्लीज स्टॉप दिस फेस्टिवल। ठीक है, कि बहुत बलियां यहां पर दी जाती है, सेक्रीफाइस होता है, इसी वजह से ये न्यूज में रहता है। तो याद रखना, नेपाल का है। इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक वॉज सेटअप इन। तो भारत का पहला डायबिटीज का या डायबिटीज के लिए बायो बैंक बनाया गया है, कहां पर? चेन्नई में। नाउ व्हाट इज दिस, या ये क्या करेगा? तो चेन्नई में जो ये बायो बैंक बनाया है डायबिटीज के लिए, यहां पर होगा क्या, जो डायबिटिक पेशेंट है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज या फिर गेस्टेशनल डायबिटीज, जो भी डायबिटी का पेशेंट है उसके सैंपल्स लिए जाएंगे और उनको यहां पर क्या किया जाएगा, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी या R&D होगी। डायबिटीज का कॉज क्या है, क्या पैटर्न है ना। तो हर एक चीज जो है वो आपकी डायबिटीज के रिलेटेड, ताकि उसकी दवाइयां बनाने में या फिर आगे उसमें कुछ ठोस कदम उठाए जा सके, क्योंकि इंडिया आपको पता ही है कि इट इज वन ऑफ द मेजर हब ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स इन द वर्ल्ड। तो उसको स्टडी करने के लिए यहां पर क्या है, ये डायबिटिक बायोबैंक बनाया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन सस्पेंडेड MFN क्लॉज विद इंडिया इन DTAA। तो क्या है, देखो ये होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस होता है ये अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा तो WTO में भी आता है। ये है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो देखो भारत आज की डेट में ना काफी 70, 80, 90 से ऊपर देश हैं जिनके साथ भारत ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया है। और मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस क्या होता है कि ये इक्वालिटी से रिलेटेड है। देखो लगता तो ऐसा है कि फेवर एक को कर रहा है बाकी को नहीं, ये ऐसा है कि अगर आप किसी एक को दे रहे हो तो आपको सबको देना पड़ेगा, तो इक्वली ट्रीट करना है सबको। ये होता है आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है कि अगर भारत का कोई, मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है और मैं अमेरिका में कोई आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां कंपनी खोलूंगा तो वहां की सरकार बोलेगी क्या दो, पैसा दो, है ना। उसके बाद जब मैं यहां अपने एसेट या फिर यहां पे अपना मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है अमेरिका में जो कंपनी मैंने खोली है उसका भी मेरे को यहां पर शेयर आएगा, तो सरकार बोलेगी इस पे भी तुम आपका प्रॉफिट कमा रहे हो, इस पे भी टैक्स दो, तो मेरे को यहां भी टैक्स देना पड़ा, अमेरिका में भी टैक्स देना पड़ा। तो इस एग्रीमेंट के तहत क्या होता है कि एक ही जगह, एक ही कंट्री में आपको टैक्स देना पड़ता है, दो जगह टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो ये टैक्स रिलैक्सेशन के लिए है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो हाल ही में क्या हुआ था ना, स्विट्जरलैंड जो है उसके साथ हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है 1994 का। ठीक है, तो होता क्या है कि वहां की कंपनीज, जैसे आपका नेस्ले है, नेस्ले जो है ना उसके ऊपर एक केस चला था। वैसे बेसिकली हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी, उस रूलिंग के हिसाब से स्विट्जरलैंड को फायदा नहीं था, नेस्ले को फायदा नहीं था, तो उन्होंने हमारा MFN स्टेटस रिवोक कर दिया। तो आंसर इसका वैसे स्विट्जरलैंड है। तो हुआ क्या, देखो भारत जो है, स्विट्जरलैंड की कोई भी कंपनी यहां पर है, उस पे डिविडेंड, उसका जो डिविडेंड है, जैसे मैंने बोला ना कि मैं वहां अमेरिका में हूं तो मैं प्रॉफिट वापस लूंगा, तो उस प्रॉफिट को मैं क्या बोल रहा हूं, डिविडेंड बोल रहा हूं। ठीक है, तो वो डिविडेंड जो अगर यहां से उठा रहे हैं, स्विट्जरलैंड की कंपनी यहां है और यहां से वो शेयर ले जा रहे हैं स्विट्जरलैंड, तो दैट इज डिविडेंड। उस पर 10% आपका टैक्स कौन लेता था, भारत सरकार लेती थी। ठीक है, तो बीच में क्या होता है, लिथुआनिया एंड कोलंबिया, इसके साथ भारत एग्रीमेंट करता है और इनको बोलता है कि तुम्हारे डिविडेंड पर जो टैक्स लिया जाएगा वो होगा 5%।
तो स्विट्जरलैंड वालों से कितना ले रहे हैं 10%, लिथुआनिया और कोलंबिया से कितना ले रहे हैं 5%। बाद में जाके क्या होता है कि लिथुआनिया और कोलंबिया ये एक ऑर्गेनाइजेशन है OECD, उसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड बोलता है कि क्योंकि इन लोगों से आप 5% ले रहे हो और OECD का ये मेंबर बन चुके हैं, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि भाई OECD के जितने और मेंबर्स हैं ना, जिसमें स्विट्जरलैंड खुद है, तो हमारे को भी ऑटोमेटिकली कितना टैक्स देना पड़ेगा 5%। मतलब वी विल नॉट गिव यू 10% एनी मोर, है ना, क्योंकि लिथुआनिया और कोलंबिया OECD के मेंबर बन चुके हैं। और OECD का मेंबर, अगर आप किसी एक OECD मेंबर को 5% दे रहे हो, बाकियों को 10%, तो सबके लिए 5% हो जाता है, ऐसा कुछ क्लॉज है वहां पर, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड ने बोला कि भाई देखो, क्योंकि लिथुआनिया और कोलंबिया बन गए OECD के मेंबर, तो आप इनको देते हो 5% टैक्स, है ना, और हमारे से लेते हो आप 10% टैक्स। अब क्योंकि ये OECD के मेंबर बन गए हैं, तो आप हमसे भी कितना लोगे 5%, 10 नहीं लोगे। तो ये खुद से उन्होंने इंटरप्रिटेशन कर दिया और आपका देवर लाइक कि वी विल गिव यू 5%। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, इट डज नॉट अप्लाई ऑटोमेटिकली टू द अदर कंट्रीज, है ना, इसके लिए हमारे को इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान में चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे करके इशू था, तो इसीलिए स्विट्जरलैंड ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने वहां ये रूलिंग दे दी है, तो हम जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस आप लोगों से छीन रहे हैं, ठीक है। तो हाल आपको शायद ये समझ आ गया होगा, एक बार फिर से देख लेना अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं हुई है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेंटा आना विंड्स। आपने सुना होगा कि भाई कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा अभी जो आग थी, वाइल्ड फायर्स थी, वो आपकी बहुत ज़्यादा लगी थी पिछले साल, है ना। तो उसका एक कारण बताया जा रहा है, वो क्या, सेंटा आना विंड्स। देखो, सबसे पहले बात करें सेंटा आना विंड जो है, ये इसका नाम जो है ना, ये सेंटा आना कैनियन वहाँ पर है, उसके ऊपर रखा गया है। तो होता क्या है बेसिकली कि भाई जो सेंटा आना विंड है ना, जैसे रॉकी माउंटेन्स है और इधर आपका क्या है, सेरा नेवाडा है ना, तो इन दोनों के बीच में यहां पर है ग्रेट बेसिन। तो इस ग्रेट बेसिन में होता है हाई प्रेशर, जनरेट हो जाता है अक्टूबर से जनवरी के बीच में। एक साइड रॉकी माउंटेन, एक साइड आपका सेरा नेवाडा, ठीक है। बीच वाला जो बेसिन है उसको कहते हैं आपका ग्रेट बेसिन। उस ग्रेट बेसिन में हाई प्रेशर डेवलप होता है, तो हाई प्रेशर से हवाएं चलती है लो प्रेशर की तरफ, ऑब्वियस सी बात है। लो प्रेशर डेवलप होता है कैलिफोर्निया साइड, तो ये ग्रेट बेसिन से कैलिफोर्निया साइड ये हवा आती है। तो ये इधर उधर क्यों नहीं जाती भाई, ये जाती है, ये हवा जो है हर कहीं जा रही होती है, लेकिन ये सेरा नेवाडा की जो पहाड़ियां हैं, ये हायर एलिवेशन है, ये इनको क्या करती हैं, इधर जाने से रोकती हैं और को फर्दर नीचे को आपका क्या करती हैं, धकेल देती हैं। और नीचे क्या होता है, यहां पर कैलिफोर्निया साइड, यहां पर जैसे ये कैनियन ना, सेंटा एना कैनियन, तो सेंटा एना कैनियन जो है ये एक नैरो एरिया है, तो जब ये नैरो एरिया में घुसती हैं तो ये आपकी गर्म हो जाती हैं। दैट इज वाई दे आर हॉट, स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ड्राई विंड्स, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि ये बेशक अक्टूबर से जनवरी में चल रही हैं और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी आ रही हैं, ये ठंडी नहीं, ये गर्म हवाएं हैं। क्यों? क्योंकि जब ये आपका इस एरिया में एंटर करती है ना नीचे को, सेरा नेवाडा के निचली साइड को, तो यहां पर आपका डेजर्ट वाला एरिया है, वहां से गर्म हो जाती हैं। फर्दर जब ये साउथ एडवांस करती हैं तो कैनियंस में एंटर करती हैं, दे आर फर्दर नैरो, इस वजह से आपका ये और हीट होके, कंपैरेटिवली और हीट होके ये आपका कैलिफोर्निया की तरफ आती हैं। सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ड्राई विंड्स। ये तो लिखा हुआ है, ब्लो फ्रॉम इनलैंड डेजर्ट्स, अंदर से आती है, फ्रॉम द कोस्ट, ठीक है, नेम्ड आफ्टर, ये भी ठीक है। हाई प्रेशर सिस्टम फॉर्म्स ओवर ग्रेट बेसिन क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट। स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर इज मोर, है ना, इसी वजह से वो ज्यादा नीचे को आती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो आंसर इसका क्या हो गया, डी। तो आंसर इज डी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना पेपर के लिए, सेंटा आना विंड्स क्या है, हॉट एंड ड्राई। फर्स्ट एवर डॉल्फिन टैगिंग वॉज रिसेंटली कंडक्टेड इन, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा भारत में भी डॉल्फिन जो है वो आपकी पाई जाती हैं, चाहे वो इंडस रिवर बेसिन हो या गंगा रिवर बेसिन हो। तो गंगा नदी में भारत में गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है और ब्यास नदी में भारत में इंडस डॉल्फिन पाई जाती है। पंजाब जो है वहां के जो स्टेट एक्वेटिक एनिमल है वो आपकी क्या है, इंडस डॉल्फिन है ना। भारत की जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है 2010 में वो डॉल्फिन है। कौन सी डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगा वाली डॉल्फिन, ठीक है। तो हाल ही में इस गैंगेटिक डॉल्फिन पर क्या हुआ है, जियो टैगिंग या फिर टैगिंग का मतलब सैटेलाइट टैगिंग जो है वो इसकी हुई है। तो कहां हुई है, असम में। तो होगा क्या, इस टैगिंग से पता लगेगा कि भाई इनका हैबिटेट कौन कौन सी जगह ये रहती हैं,
क्या इनका सीजनल पैटर्न है, किस सीजन में कहां होती है, दूसरे सीजन में कहां होती है ना। तो ये सारी चीजें जो है हम इनसे इनका जो माइग्रेशन का पैटर्न है वो स्टडी कर सकते हैं। तो वी विल बेसिकली स्टडी व्हाट, गैंगेटिक डॉल्फिन का पूरा पैटर्न हम स्टडी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर माइग्रेशन तक। कहां पर हो रहा है ये आपका, ये असम में, ठीक है। नेक्स्ट, फेवा डायलॉग रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये आपका किसके बीच हुआ था और कहां हुआ था। देखो फेवा जो है, अगर आपने नेपाल में सुना होगा, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन नेपाल इज पोखरा। तो पोखरा में एक झील है, उस झील का नाम है आपका क्या, फेवा। तो फेवा डायलॉग जो है हाल ही में चाइना और नेपाल के बीच में कंडक्ट हुआ है टू प्रमोट व्हाट, रीजनल प्रॉस्पेरिटी, रीजनल पीस, रीजनल कोऑपरेशन। तो आपस में इनके संबंध अच्छे हों, सुख शांति और कोऑपरेशन बढ़ता रहे, उसके लिए इन दोनों देश के नुमाइंदे यहां पर आए और डिस्कशंस यहां पर हुई थी, तो उसको कहा गया है फेवा डायलॉग। एक्सरसाइज सूर्य किरण हाल ही में जो हुई है वो किसके बीच में हुई है, इंडिया और, दूसरा बताना है आपको, तो सूर्य किरण याद रखना नेपाल और इंडिया के बीच में एनुअल एक्सरसाइज है, ठीक है। एनुअल एक्सरसाइज हर साल ये होती है, सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये ध्यान रखना। इंडिया साइंड ECTA विद ऑस्ट्रेलिया। तो अभी जो है आपको, अगर आपको पता होगा कि इंडिया जो है, इंडिया ने 2022 में ECTA जो है वो आपका क्या किया था, साइन किया था। तो ECTA इज व्हाट, ECTA इज योर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2022 में साइन हुआ था, अभी 2 साल इसको पूरे हो चुके हैं, है ना। तो अब भारत और इसके साथ आगे ट्रेड में संबंध मजबूत करना चाहता है, तो हम और इसके आगे देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो इससे हुआ क्या, देखो 2 साल पूरे हो गए हैं, तो 2 साल में क्या हुआ है, एक तो हमारी ट्रेड जो है ना, मतलब कुछ सालों पहले तक हमारी 12.2 या 4 बिलियन डॉलर्स की थी बायलैटरल ट्रेड, जो आज की डेट में 24 बिलियन, मतलब दुगनी हो गई है। कुछ 3-4 साल में ही हमारी ट्रेड जो है किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ दुगनी हो गई है। दूसरा, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया को, वो कुछ सालों में 14% तक बढ़ गए हैं। तो इन सब चीजों में किसका हाथ अहम होता है, ऐसे ऐसे एग्रीमेंट्स का, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। क्यों, क्योंकि इन एग्रीमेंट से होता क्या है, जो टैरिफ होता है ना, जैसे आजकल ट्रंप जो है वो आपके रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, टैक्स जो है, वैसे करके तो यहां ध्यान रखना कि जो टैरिफ्स है वस्तुओं पर, उनको आपका रिड्यूस किया जाता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया से जो आइटम आएगी उस पर कम से कम चार्जेस लगाएंगे ताकि वो भारत में एंटर कर सके, भारत की मार्केट का आपका विलुप्त आपका लुत्फ उठा सके। वैसे ही करके भारत जो है उसके आइटम्स पर भी क्या करता है, टैरिफ जो है कम कर देता है ऑस्ट्रेलिया, टू प्रमोट द बायलैटरल ट्रेड। नेक्स्ट, रिसेंटली जिज्ञासा प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय, तो हाल ही में जो है जिज्ञासा प्रोग्राम आपका लॉन्च किया था। तो हुआ क्या है, देखो ये 2017 का है। वैसे ये प्रोग्राम जो है, ये जो CSIR है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भारत की है, वो 2017 में उसने लॉन्च किया था। तो बीच बीच में ये जिज्ञासा प्रोग्राम ना लॉन्च करती रहती है। क्या मतलब है, देखो होता क्या है कि भाई जिज्ञासा प्रोग्राम एक क्या है, स्टूडेंट और साइंटिस्ट के बीच में इंटरेक्शन का प्रोग्राम है ना। तो होता क्या है, बीच में क्या करते हैं ये CSIR वाले, इनके जो साइंटिस्ट हैं, दे रीच अप टू सम स्कूल्स, वहां जाएंगे और लेक्चर्स देंगे बच्चों को, इंटरैक्टिव सेशन, ठीक है। या फिर क्या होगा, बच्चों को ये अपनी लैब्स में आएंगे, वहां इंटरेक्शन करेंगे, या फिर बच्चों को इनके लैब्स में प्रोजेक्ट कुछ दे दिया जाएगा 2-4 दिन का, और वहां काम करेंगे ये। या फिर जो स्कूल्स के टीचर हैं उनको साइंटिस्ट क्या करेंगे, कुछ वर्कशॉप्स में ट्रेन करेंगे। तो ये इस हिसाब से ये क्या है, जिज्ञासा प्रोग्राम है, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है, 2017 में आपका जो लॉन्च हुआ था। Which of the following nation was declared super aged society? तो हाल ही में क्या हुआ, सुपर एज्ड सोसाइटी का टाइटल दिया गया किसको, साउथ कोरिया को। क्या होता है, देखो एक होती है आपकी एजिंग सोसाइटी, एक होती है एज्ड और एक होती है सुपर एज्ड। अगर आपकी जो भी पॉपुलेशन है उसमें जो 65 वर्ष से ऊपर है उनका काउंट है 7% या उससे ऊपर, तो कहते हैं एजिंग सोसाइटी। अगर 65 वर्ष से ऊपर आपके देश में 14% या उससे ज्यादा है तो कहेंगे एज्ड सोसाइटी है आपकी। अगर 20% से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनकी एज 65 या अबव है तो उस सोसाइटी को कहते हैं सुपर एज्ड सोसाइटी। एशिया में पहले जापान को ये टाइटल मिल चुका है, वहां पर आपके काफी लोग हैं जो सुपर एज्ड हैं। वैसे करके दूसरा जो है वो आपका साउथ कोरिया बन गया है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस भारत इस कैटेगरी में एंटर करेगा
अराउंड 2050 के आसपास, 2050 के आसपास हम भी एक सुपर एज सोसाइटी बन जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली लेड फाउंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो काफी टाइम से आपने सुना होगा और बहुत न्यूज में था ये केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो इसका जो शिलान्यास है वो कर लिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, केन और जो बेतवा नदी है इसके बीच में 221 किलोमीटर की एक नहर बनाई जाएगी ताकि इस बीच वाले एरिया को फायदा हो और यहां पर पानी, जो वाटर स्कार्स रीजन है ना, ये यहां पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाए, ठीक है। तो ये 221 किलोमीटर का। फिर इस केन रिवर पर एक आपका दौधम जो आपका डैम है वो भी बनाया जाएगा इसी के तहत। चिंता का विषय यह है कि यहां पर ना एक पन्ना टाइगर रिजर्व है। कह रहे हैं कि भाई जब ये बनेगा तो कुछ टाइम पीरियड के लिए ये इसका जो कोर एरिया है उसका 10% हिस्सा जो है पानी के अंदर रहेगा, जो यहाँ की वेजिटेशन और जो यहाँ के वाइल्ड लाइफ के लिए सही नहीं है। इसके बावजूद भी आपका इस प्रोजेक्ट को एक ग्रीन सिग्नल मिला है और ये पहला भारत का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो भारत ने 1980 में बनाया था, जिसके तहत हिमालयन और पेनिनसुलर कंपोनेंट दो थे। हिमालयाज में 14 रिवर सिस्टम ऐसे होंगे जिनको इंटरकनेक्ट किया जाएगा और पेनिनसुलर भारत में 16 ऐसे होंगे सिस्टम जहां पर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इज, तो याद रखना मैंने क्या पूछा हुआ है, टोटल फॉरेस्ट कवर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जरूर इसकी रिपोर्ट पढ़ के जाना एचएस प्रीलिम से पहले। तो देखो, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को कौन निकालता है? हर 2 साल में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसको निकालता है, देहरादून में जो है। पहली बार इसने निकाला था 1987 में, अभी रिपोर्ट आई है 18th। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है? इस रिपोर्ट में बताया है कि कितना कितना फॉरेस्ट कवर है। तो भारत का जो फॉरेस्ट कवर है वो आपका कितना है? भारत का फॉरेस्ट कवर जो है वो आपका 21.7% है। ट्री कवर जो है वो आपका 3.4% है। टोटल फॉरेस्ट कवर है दोनों को प्लस करके, तो दोनों को प्लस करके कितना बन रहा है? 25.17। ध्यान रखना, टोटल फॉरेस्ट कवर भारत का कितना है? दोनों को मिला के 25.17। भारत में 8 ऐसे स्टेट्स और यूटी हैं जिनका फॉरेस्ट कवर 75% से ऊपर है। भारत में 19 ऐसे स्टेट और यूटी हैं जिनका फॉरेस्ट कवर जो है वो 33% से ऊपर है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हम लोगों का इतना ध्यान रखना भी, हम लोगों के एग्जाम में जो आता है वो सारा डेटा यहां पर पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। मैनग्रूव्स की अगर बात करें तो मैनग्रूव्स में रिडक्शन हुआ है। हमारे भारत में 0.15% एरिया में मैनग्रूव्स है। 2021 का डेटा देखें तो 4,999 वर्ग किलोमीटर में मैनग्रूव थे, लेकिन अब घट गए हैं वो, जो आपके पहुंच गए 4,991 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो घटा है ना, और टोटल कितना है अभी? 0.15%। तो ऐसे करके आप लोग देख लेना कि टॉप 3, अच्छा कमेंट सेक्शन में मेरे को ये बता दो बेशक कि भाई टॉप 3 कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं या यूटी है जहां पर परसेंटेज वाइज जो है वो आपका सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। तो डू कमेंट। नेक्स्ट, नो डिटेंशन पॉलिसी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, या वो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो देखो, आरटीआई जो आपका है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का, उसका सेक्शन 16 जो है वो बात करता है कि 8वीं तक आपको कोई बच्चा फेल नहीं करना है, ठीक है। तो नो डिटेंशन पॉलिसी इसी को बोलते हैं कि डिटेंशन आपकी नहीं होनी चाहिए, उसको रोकना नहीं है आपको एक क्लास में, उसको आगे बढ़ते या निरंतर उसको बढ़ते देना है, ठीक है। तो ये आपका था। हाल ही में क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन इशू की है कि भाई इस एक्ट के तहत राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट रूल्स, इसके तहत उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है कि भाई केंद्र के जो स्कूल है, केंद्र विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय जो भी केंद्र के स्कूल हैं, उनमें अब आपका इसको फॉलो नहीं किया जाएगा, वहां पर बच्चे को फेल किया जा सकता है। तो ये आपकी हाल ही में न्यूज है, ध्यान रखना। तो नो डिटेंशन पॉलिसी कैंसिल हो चुकी है सेंटर के स्कूल्स में। कुछ स्टेट्स हैं जो अभी भी इसको चलाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आपका नो डिटेंशन पॉलिसी जो है आपका वो क्या है, वो अब नहीं है, मतलब काफी पहले वो भी हट चुकी है। तो यहां पर भी आपके 8वीं तक बच्चे फेल हो सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया एलिवेटेड टाइज विद कुवैत टू। देखो, कुवैत जो है अगर आप देखोगे कि इधर है इराक, इधर है ईरान और इधर है सऊदी अरेबिया और इधर है पर्शियन गल्फ। तो ये है तुम्हारा कुवैत। तो कुवैत के साथ हमने जो है अभी क्या किया है, अपने जो पार्टनरशिप है उसको एलिवेट किया, बढ़ाया है, अच्छी पार्टनरशिप की ओर गए हैं। वो कौन सी पार्टनरशिप है? वो है आपकी क्या? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अर्थ क्या होता है? जब आप स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप करते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ पार्टनरशिप करते हैं, और किन एरियाज में, लाइक
टेक्नोलॉजी, लाइक डिफेंस या डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, मतलब मेन जो मुद्दे हैं उन पर अगर आप नजर डालोगे तो उन मुद्दों को मद्देनजर रखा जाता है जब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ओर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक स्टेप आगे गए हैं अपनी पार्टनरशिप में। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया ने कुवैत के साथ आपकी क्या की है, अभी एलिवेट की है, हम गए हैं आगे की ओर। कुवैत जो है वो हमें क्रूड ऑयल सप्लाई करता है और वो भारत के लिए छठा लार्जेस्ट सप्लायर है, 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है कुवैत, ध्यान रखना। ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम इज रिलेटेड टू, देखो क्या होता है, अगर किसी के घर में कोई आपका जो दिव्यांग है, ठीक है, डिसेबल बच्चा है, तो होता क्या है कि आमतौर पर पेरेंट्स जो होते हैं या फिर कोई भी रिलेटिव सिबलिंग्स कोई भी है, वो उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर उसका कोई बेटा है या बेटी है कोई और उसके अलावा जो कि आपका हेल्दी है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सिबलिंग्स ऑफ क्रॉनिकली इल चिल्ड्रन, तो जो बीमार है, जो दिव्यांग है, उसके अलावा अगर कोई बेटा या बेटी है, उसको कहा जाता है ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम, या उसको ग्लास चाइल्ड कहा जाता है क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो नेग्लिजेंस की वजह से वो आपका क्या होता है, मानसिक तौर पर उसमें भी कुछ कमजोरियां आ जाती है, वो भी आपका कुछ चीजों का शिकार हो जाता है, ठीक है। आगे देखो यहां पर लिखा है एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21, ये आपका है डाउन सिंड्रोम, और फीमेल्स हैव एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ये है ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। तो ये दोनों भी है, इनको भी आप देख लेना, पर इसका आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट, तो ये कुछ दिन दिए हुए हैं। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को, नेशनल कंज्यूमर डे 24 को, नेशनल फार्मर डे 22 को, नेशनल मैथमेटिक्स डे। आपको इनकरेक्ट बताना है, तो ऑब्वियस सी बात है 23 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल फार्मर्स डे, तो ये आपका गलत है, यहाँ पर बाकी सारे सही है। दिन भी आपके एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, तो हाल ही में ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाला है, तो उसमें भारत का रैंक जो है वो कितना है, 39th है, ठीक है। ये ध्यान रखना, भारत का रैंक कितना है, 39th है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है उसमें भारत का रैंक जो है वो कितना है, 49th है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एक संस्था है आपकी अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी जो है वहां की एक संस्था है, उसका नाम है पोर्टुलेन इंस्टीट्यूट। तो ये वॉशिंगटन डीसी में एक संस्था है, ये इसको निकालती है। तो ये बोल क्या रहा है, ये बोलता है कि भाई कितनी आपकी इंटरनेट की पेनिट्रेशन है, कितनी टेलीकम्युनिकेशन की पेनिट्रेशन है भारत में। तो भारत ने इसमें अपना रैंक इंप्रूव किया है, पिछली बार हमारा 60 था, इस बार 49 आया है। तो इंपॉर्टेंट है ये। एक चीज ध्यान रखना कि भारत में लगभग जो टेलीकॉम डेंसिटी है वो 85% के आसपास है, ठीक है। तो 100 में से लगभग 85 लोगों के पास क्या है, फोन वगैरह की सुविधा है, ये कहना चाह रहा है। 85% टेलीकॉम डेंसिटी भारत में है, तो हमने इंप्रूव किया है अपना रैंक, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो इसको टिक कर देना, ये इंपॉर्टेंट है। 49th, और ट्रेवल टूरिज्म में कितना था हमारा रैंक, वो था आपका 39, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को लगता है इसको फिर से हमें देखना, तो आप फिर से इसको आप देख सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको एक बार फिर से देखने हैं, तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट फिर मंथली जो आपकी सीरीज होगी उसमें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।